हेलो एवरीवन। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का चैप्टर 4 जिसका शीर्षक है पौधों को जानिए, इसका अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में बेसिकली पौधे के बारे में बताया गया है कि जो पौधा होता है तो उसके किस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, किसको जड़ बोलेंगे, किसको तना बोलेंगे, किसको पत्ती बोलेंगे, किसको फल बोलेंगे, किसको फूल बोलेंगे, फूल में भी कौन सा उसका पार्ट का क्या नाम होता है। बेसिकली केवल पौधे के हर एक अंग के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि उसको हम लोग क्या कहेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक पिक्चर दिख रहा होगा, एक पौधा का हमने बनाने का प्रयास किया है। इसमें देखिए पौधे को दो पार्ट में पहले हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। एक इसका परोह तंत्र होता है और एक इसका मूल तंत्र होता है। ठीक है, परोह तंत्र क्या हुआ कि ये जो ज़मीन से ऊपर वाला पार्ट है, ज़मीन से ऊपर वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परोह तंत्र। माने पौधे के ज़मीन से ऊपर वाला पार्ट परोह तंत्र और नीचे वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, मूल तंत्र। ठीक है, ये दो चीज़ हो गई। मूल तंत्र में आते हैं तो इसको भी हम लोग दो पार्ट में बाइफरकेट करते हैं। एक जो आप देखिएगा पौधा का जो जड़ होगा, मेन जड़, ठीक है, जो मेन जड़ होगा उसको हम लोग प्राथमिक मूल बोलेंगे। और जो इसका सोर जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो छोटा छोटा निकला रहता है लास्ट में जाकर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्वितीयक मूल। तो ये हो गया आपका ऊपर वाला मेन जड़ प्राथमिक मूल और नीचे वाला सोर को द्वितीयक मूल। ये मूल तंत्र आपका समाप्त हो गया। अब ऊपर वाला आते हैं हम लोग परोह तंत्र में। परोह तंत्र में ये तो बीच वाला पार्ट आपका क्या हो गया, ये जो बीच वाला पार्ट ये हो गया आपका तना, और ये जो है पत्ती तो जानते ही हैं, ये पत्ती। और पत्ती जो है जहाँ पर लगा रहेगा तना से, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, कलिका बोलते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कलिका बोलेंगे। और फल तो बीच में लगता है पत्ती के ऊपर में, तो उसको हम लोग फल बोलेंगे। इसको डिवाइड करके भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। और ऊपर में पुष्प लगा रहता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पुष्प बोलते हैं। ठीक है, तो पौधे का बेसिकली हम लोग को आइडिया लग गया कि कौन सा तना, पत्ती, कलिका, फल, फूल, प्राथमिक मूल, द्वितीयक मूल है, इसके बारे में। अब कुछ एनसीईआरटी में टर्म को परिभाषित किया गया है और उसमें बताया गया है, उसको हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले खरपतवार के बारे में बताया गया कि खरपतवार होता क्या है। देखिए आप जब खेतों में जाते होंगे तो देखते होंगे कुछ चीज़ें जो है अपने मन से उग जाता है, उसको हम लोग किसान जो है नहीं चाहता है, लेकिन वो उग गया खेत में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, खरपतवार बोलेंगे। मतलब किसान चाहता नहीं है लेकिन उग गया तो उसको खरपतवार बोलेंगे। जैसे मोथा हो गया, बथुआ हो गया, ये सब क्या है, खरपतवार के श्रेणी में आता है। यही चीज़ इसमें भी कहा गया है कि खेतों में बगीचे एवं गमलों के कुछ अनचाहे पौधे जो है स्वतः उग जाते हैं, उसे खरपतवार कहते हैं। जैसे मोथा हो गया या बथुआ हो गया, बथुआ का साग बनता है, तो किसान चाहता नहीं है, अपने आप उग जाता है। ठीक है, उसके बाद तीन टर्म है जिसको काफ़ी अच्छे से परिभाषित किया गया है। एक है आपका साग, दूसरा है झाड़ी और तीसरा है आपका वृक्ष। ठीक है, अब तीनों में हम लोग बाइफरकेट करते हैं कि तीनों किसको किसको कहेंगे। सबसे पहले साग को देखते हैं। साग जो रहेगा आपका हरा एवं कोमल रहेगा, इसका तना। ठीक है, हरा एवं कोमल तने वाले पौधे को हम लोग साग बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हो गया, ये हो गया आपका साग। ये क्या है, हरा और कोमल। जैसे कि धनिया का पौधा ले लीजिए, सरसों का ले लीजिए, टमाटर का ले लीजिए, कई शाखाएं इसको नहीं रहेगी। ठीक है, सिर्फ पौधा यहाँ पे जड़ लगेगा और यहाँ से ये पनप जाएगा, इसका ब्रांच नहीं होगा। और सामान्यतः ये क्या होंगे, बहुत छोटे होते हैं, हाइट में बहुत छोटे होते हैं। तो आप साग को समझ गए होंगे। अब आते हैं झाड़ी में कि झाड़ी किसको बोलेंगे भैया। देखिए झाड़ी में कि कुछ पौधे की शाखाएं तने के आधार के समीप निकलती है। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है। कहने का अर्थ है कि इसका जो है झाड़ी का, ये यहाँ से निकलेगा। ठीक है, और तना जो है इसके समीप से ही, यहीं से इसका ब्रांचेज होना शुरू हो जाता है, शुरुआत से ही। ठीक है, नीचे से ही इसका ब्रांच बनना शुरू हो जाएगा, तब ऊपर में जाके ये बढ़ेगा, अपना पुष्प वगैरह ये सब लगेगा। और इसका तना जो रहेगा वो बहुत कठोर रहेगा और लेकिन मोटा नहीं रहेगा, पतला रहेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, झाड़ी बोलते हैं। जैसे नींबू का पौधा देखिए, गुलाब का लिखिए, ठीक है, मेहंदी का लिखिए। तो जहाँ से बनता है, जहाँ ज़मीन रहता है उसके जस्ट ऊपर जो तना रहता है, तना जहाँ शुरुआत होता है वहीं से इसका ब्रांच निकलने लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग वृक्ष के बारे में। वृक्ष किसको बोलेंगे, तो देखिए वृक्ष का खासियत क्या है कि इसका तना बड़ा होगा। जैसे आम का पौधा आप देखिएगा, और इसका ब्रांच जो है यहाँ से नहीं निकलेगा,
जहाँ से शुरुआत होता है यहाँ से नहीं, बल्कि ऊपर से निकलता है, कुछ दूर ऊपर जाकर इसका ब्रांचेज होना शुरू करेगा। जैसे आम का पौधा पेड़ देखिएगा तब, वृक्ष देखिएगा तब, ठीक है। और इसका ये तना रहेगा काफ़ी मोटा रहेगा और मजबूत रहेगा, ठीक है। और हाइट भी इसकी बड़ी रहेगी इन सब की अपेक्षा। तो हम लोग देख लिए कि ये शाख हो गया, इससे बड़ा क्या हो गया झाड़ी, और झाड़ी से बड़ा हो गया आपका वृक्ष। इसमें कि कोई ब्रांचेज नहीं निकलेगा, इसमें ब्रांच निकलेगा लेकिन शुरुआत से ही निकल जाएगा, और इसमें ब्रांच निकलेगा लेकिन ऊपर जाकर निकलेगा, नीचे नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इससे 3 टर्म आपको क्लियर हो गया कि शाख किसको बोलेंगे, झाड़ी किसको बोलेंगे, और वृक्ष किसको बोलेंगे, ठीक है। अब 2 टर्म और है जिसको बोलते हैं हम लोग विसर्पी लता और आरोही लता। विसर्पी लता किसको कहेंगे भैया, देखिए विसर्पी लता जैसे कि आप जाइएगा खेत में तो देखते होंगे नेनुआ का पौधा, लौकी का पौधा, तो ये जो है खड़ा नहीं हो सकता है, इसका तना इतना मजबूत नहीं होता है कि वो खड़ा हो सके, तो इसलिए वो ज़मीन पर ही आगे बढ़ता है, लतर लतर कर ज़मीन पर आगे बढ़ता है और फरता है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, विसर्पी लता बोलेंगे। ये जो ज़मीन पर आगे बढ़ेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विसर्पी लता बोलेंगे, और एक खड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ पौधे क्या होते हैं कि जैसे दीवार का सहारा लेकर या किसी चीज़ का सपोर्ट लेकर ये क्या होता है उस पर चढ़ जाते हैं। जैसे आप मनी प्लांट को देखिएगा तो क्या होगा कि दीवार पर धीरे धीरे चढ़ जाता है किसी चीज़ का सपोर्ट लेकर, ठीक है। उसको हम लोग आरोही लता बोलेंगे। तो आप समझ गए होंगे 2 चीज़ें कि विसर्पी लता क्या है जो ज़मीन पर फैलते हैं, और आरोही लता क्या है जो किसी का सहायता लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं, उनको हम लोग आरोही लता कहेंगे, ठीक है। अब इसमें आगे बताया गया है कि तना जो होता है भैया, पौधा में जो तना होता है वो जल का सम्मोहन करता है। मतलब जो तना हो गया आपका, ये जल को ज़मीन से ले जाता है, सम्मोहन करता है, ऊपर माहे चढ़ाता है, ठीक है। कैसे, यदि आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा तो आप ये सिंपल तरीक़ा से आप एक चीज़ करिएगा, एक गिलास ले लीजिएगा, गिलास में आप यहाँ पे पानी डाल दीजिएगा, ठीक है। पानी डाल दिए, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, इसमें रेड कलर का रंग डाल दीजिएगा। रेड कलर का हमने रंग डाल दिया। रंग डालने के बाद आप किसी पौधा को उखाड़ के लाइएगा, उसको जैसे पौधा हो गया तो इसको हमने उखाड़ कर लाया और इसमें डाल दीजिएगा, ठीक है। इस पौधा को हमने इसमें डाल दिया। अब आप इसको 1 दिन के लिए छोड़ दीजिएगा। जब 24 घंटा के बाद छोड़ दीजिएगा, अगले दिन इसको देखिएगा, आप देखिएगा ये जो कलर है, रेड कलर जो है जल में मिल गया था, ये आपको ऊपर में भी दिखाई देगा, ठीक है। ऐसा पौधा लाना है जो अभी कच्चा हो, ये नहीं कि बहुत बड़ा पौधा लिया कर आप डाल दीजिए तो दिखेगा ही नहीं। जैसे कि आलू का जो पौधा होता है उसको आप उखाड़ कर लाइएगा और इसमें डाल दीजिएगा, देखिएगा ये जो रेड कलर जो होगा आपका ऊपर तना तक भी पहुंच जाएगा। मतलब इससे आपको पता चल गया कि तना जो है ये क्या करता है, नीचे से जल को सम्मोहन करके ऊपर भेज रहा है, ठीक है। तो इससे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ये चीज़ एनसीईआरटी में भी बताया गया है। तो आगे देखते हैं, आगे पत्ती के पार्ट के बारे में बताया गया है कि पत्ती का कौन कौन सा पार्ट होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ एक पत्ती हमने बनाने का प्रयास किया है। देखिए इसका जो क्या कहते हैं कि ये तना हो गया है, ये वाला पार्ट क्या हो गया, तना हो गया। तना से पत्ती का जो पार्ट लगेगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट, जो छोटा वाला जो पार्ट रहता है जो पत्ती का जो तना से लगा हुआ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पर्णविरीत बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे, पर्णविरीत बोलते हैं। जो पत्ता का पूरा वाला ये वाला पार्ट हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग फलक कहते हैं। जो मान लीजिए कि ओरिजिनल पत्ता हो गया उसको फलक कहते हैं। अब बीच का जो ए सर्किल है, जो बीचों बीच है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मध्य सिरा। और ये क्या होता है, मोटा होता है। अब देखिएगा पत्ता को, तो बीच का जो रहेगा वो क्या रहेगा, मोटा रहेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मध्य सिरा। और इसके साथ जो ये छोटा छोटा इधर और इधर बना रहता है, इसको हम लोग सिंपल सिरा बोलते हैं। और इसके पूरा समूह जो जब इकट्ठा हो जाएगा पूरा सिरा का, जैसे ऐसे वाला पूरा समूह अगर बन गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिरा विन्यास बोलेंगे, ठीक है। तो पत्ती के हम लोग पार्ट पार्ट को समझ चुके हैं। जैसे यहाँ लिखा गया सिरा विन्यास, और ये जालिका रूप में रहता है, ठीक है। मतलब कि बहुत सारा सिरा छोटा छोटा निकला रहता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जालिका रूपी सिरा विन्यास भी बोलते हैं। अब एक आता है समानांतर सिरा विन्यास। समानांतर सिरा विन्यास क्या होता है भैया,
तो देखिएगा आप जब पीपल का पेड़ का पौधा पत्ती लीजिएगा, उसमें जो रहेगा ये जो देखिए इसमें क्या है कि बहुत सारा निकला हुआ है, ठीक है, बहुत सारा इधर उधर निकला हुआ है। इसमें जो रहेगा आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि एक इधर गया है, एक इधर गया है, मतलब कि समानांतर है, जितना उस साइड में है उतना ही इस साइड में है, और जैसे उधर है वैसे ही इधर है, कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। तब इसको हम लोग का क्या बोलेंगे, समानांतर शिरा विन्यास, ठीक है। एक जलिका रूपी हो गया शिरा विन्यास और एक समानांतर शिरा विन्यास हो गया, दो टाइप इसके हो गए। अगला टर्म पर परिभाषित किया गया है वाष्प उत्सर्जन के बारे में कि ये क्या होता है, ठीक है। तो देखिए जब पत्ती जो है, पत्ती भोजन बना लेता है तो उसके पास क्या रहता है, जल की कुछ मात्रा बनती है, बचती है, उसको ये क्या करता है, वायुमंडल में फेंक देता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। जल की बूंदें पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकलती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाष्प उत्सर्जन। पौधे बड़ी मात्रा में इस प्रक्रम से जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं, ठीक है, मतलब कि ये बहुत बड़ा क्रिया हुआ पौधा का, इससे जल को वायुमंडल में छोड़ने का। सिंपल जानिए कि पत्ती जो है एक खाना बनाएगी, खाना बनाने के बाद जो जल इसमें आएगा, ठीक है, जो जल बनेगा उसको ये क्या करती है, वायुमंडल में छोड़ देती है, और ये बड़ी मात्रा में होती है, यानी कि छोटे लेवल पर काफ़ी बड़े मात्रा में होती है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वाष्प उत्सर्जन। अब आते हैं प्रकाश संश्लेषण पर। प्रकाश संश्लेषण क्या है, देखिए एक तरह आपका पत्ती हो गया, ठीक है, पत्ती जो है हरे रंग की एक पदार्थ जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्लोरोफिल बोलते हैं, और सनलाइट, दो चीज़ चाहिए, ठीक है। पत्ती को क्या चाहिए, एक प्रकाश चाहिए और एक क्लोरोफिल चाहिए, इसकी उपस्थिति में क्या अपना भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया में जल और CO2 का भी उपयोग करती है। इस प्रक्रम को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इसमें ऑक्सीजन क्या होता है, छोड़ा भी जाता है। इसको समझते हैं कैसे। मान लीजिए एक पत्ती हमने बना दिया, इसको क्या क्या चीज़ चाहिए भाई, तो इसको चाहिए आपका एक सनलाइट चाहिए, फिर इसको चाहिए आपका क्लोरोफिल चाहिए, दो चीज़ें इसको मिल गया इस पत्ती को। इसके अलावा भी इसको जल चाहिए प्लस CO2 वायुमंडल से चाहिए। ये सब जब इस मिल गया तो ये क्या बनेगा, अपना खाना बना लेगा। खाना जब अपना बना लेगा, भोजन इसका बन जाएगा, तो इसमें आपका क्या बनता है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ऑक्सीजन का निर्माण हुआ तो इसको क्या करता है, वायुमंडल में छोड़ता है, ठीक है, वायुमंडल में छोड़ देता है। इसी प्रक्रम को, इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आगे लिखा गया है कि पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंड के रूप में संग्रहित हो जाता है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, ये जो खाना बन गया, पौधे का जो भोजन बन गया, फिर तना क्या करता है कि इसको पौधा का हर एक पार्ट में भेज देता है। फिर तना जो क्या करेगा, जैसे कि पत्ती में बना ना, तो पत्ती से फिर लाकर हर एक पार्ट में इस खाना को भेज देगा, और ये जो खाना पौधा में रहेगा वो मंड के रूप में रहेगा, ठीक है, स्टार्च के रूप में आपको रहेगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भोजन जो पौधे बनाते हैं तो किस रूप में उसमें संग्रहित रहता है, तो स्टार्च मंड के रूप में संग्रहित रहता है, ठीक है। एक और टर्म परिभाषित किया गया है कि स्थिरक क्या होता है, तो कहा गया कि जड़ें पौधे को मिट्टी से मजबूती से जकड़े रहती है। मतलब पौधा का जो जड़ है वो मिट्टी से क्या रहता है, पूरे कस के जकड़ा हुआ रहता है, ताकि पौधा गिरे नहीं, एक जगह स्थिर रहे, ठीक है, कितना भी वायु का झोंका है तो ये गिरे नहीं, स्थिर है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्थिरक। अब जड़ के बारे में बताया गया है कि जड़ के कौन कौन से टाइप होते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो देखिए कुछ पौधे में आप देखिएगा कि जब उसको उखाड़िएगा कुछ पौधे को, तो उसका जड़ जो रहेगा एक मेजर जड़ रहेगा, ठीक है, एक हो गया आपका मेजर जड़ रहेगा, और इसमें बहुत सारा सोर निकला रहेगा हल्का हल्का। जैसे गाजर को उखाड़िएगा तो एक बड़ा सा गाजर हो गया और उसमें सोर बहुत सारा निकला रहेगा। तो जो मेजर जड़ रहेगा, जो बीच वाला पार्ट रहेगा, ए वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं मुसला जड़,
इसको क्या बोलेंगे, मूसला जड़। और इसका जो सोरी निकला रहेगा छोटा छोटा, इसको हम लोग बोलेंगे पार्श्व जड़। इसको क्या बोलेंगे, पार्श्व जड़। ये तो एक पौधे का हो गया। किसी और पौधे जैसे धनिया का पौधा आप उखाड़िए, उसमें उखाड़िएगा ना तो ये शोर जो रहेगा बहुत सारा निकला रहेगा। इसमें कोई आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, सब बराबर ही रहेगा, कोई मुख्य मेजर जड़ नहीं रहता है। इस प्रकार के पौधे के जड़ को हम लोग बोलते हैं रेशेदार जड़ या झकड़ा जड़। ठीक है, इसमें कोई मुख्य जड़ नहीं रहेगा, सब बराबर ही रहेगा। जड़ का कुछ काम बताया गया है कि जड़ का क्या काम रहता है। तो जड़ का काम रहता है कि मिट्टी से जल का अवशोषण करना। ये क्या करता है, जड़ मिट्टी से जो है जल को पौधे के विभिन्न पार्टों में भेजता है। और तना का क्या काम रहता है, तो जल और खनिज को पत्ती में भेजता है। तना क्या करेगा, ये जो बीच वाला तना है ये क्या करेगा, यहाँ से आपका जल और खनिज लेगा और क्या करेगा, ले जा कहेगा पत्ती को लो लो खाना बनाओ भाई जल्दी जल्दी। नीचे से क्या करेगा, ले लेगा, ऊपर में खाना बनाने के लिए भेज देगा। अब जब भोजन आपका बन गया, पत्ती के द्वारा बना लिया गया, तो फिर तना क्या करता है, विभिन्न भागों में भेज देता है। ठीक है, जैसे ऊपर हम लोग ने सीखे हैं कि जो भेजेगा वो किस रूप में संग्रहित रहता है, तो भैया मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में पौधे में संग्रहित रहता है। तो विभिन्न भागों में फिर भेज देगा, बन गया खाना तो कि लो भाई खाओ अब तुम सब। एक चीज़ और बताया गया है एनसीईआरटी में, कहा गया है कि गेंदा, सूरजमुखी और गुलदाउदी ये जो है पुष्प नहीं है, इसको पुष्प नहीं माना गया है। ठीक है, क्यों नहीं माना गया है, क्योंकि गेंदा का जब आप फूल देखिएगा, मान लीजिए गेंदा के फूल है, इसमें बहुत सारे एथी निकले रहेंगे एक ही तरह के, बहुत सारे इसका पंखुड़ी रहेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि ये भैया पुष्प नहीं है, ये पुष्पों का समूह है, एनसीईआरटी माना है ये तीनों को। तो आपको ही मानना है और याद करके रखना है, नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन पुष्प की श्रेणी में नहीं आएगा, और गेंदा दे देगा, गुलाब दे देगा, अड़हुल दे देगा, इस प्रकार से। तो आपको टिक मारना दे पड़ेगा कि भैया गेंदा जो है पुष्प नहीं है, ये पुष्पों का समूह है। अब देखिए पुष्प के बारे में बताया गया कि पुष्प के किस पार्ट को क्या बोलते हैं। तो एक प्यारा सा ये आपका पुष्प है। इसके देखिए ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये है आपका बाह्य दल, इसको हम लोग बोलेंगे बाह्य दल। और ये जो इसका फलक है, ये जो फलक आपका दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको पंखुड़ियाँ बोलते हैं। ये जो विभिन्न प्रकार के हैं, पंखुड़ी एक को बोलेंगे, बाकी को पंखुड़ी बोलेंगे। ये एनसीईआरटी में बताया गया है। अब आते हैं पुष्प के बहुत सारे पार्ट को जानने का प्रयास करते हैं, जो एनसीईआरटी में भी बताया गया है। शुरुआत करते हैं शुरू से। देखिए पुष्प जहाँ से बनता है, जहाँ पे बैठता है, उसको हम लोग बोलेंगे पुष्पासन। आसन माने क्या होता है, बैठना। मतलब पुष्प भी तो बैठेगा ही ना, तो यहाँ पे ये बैठने का प्रयास कर रहा है इस जगह पर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये है पुष्पासन। यानी जहाँ इसका आसन पड़ा है इसी को हम लोग बोलेंगे पुष्पासन। बाह्य दल के बारे में अभी हम लोग सीखे हैं कि ये जो रहता है पार्ट, जो इसको हम लोग बाह्य दल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको क्या बोलते हैं, बाह्य दल। वही चीज़ यहाँ पे है बाह्य दल। ये जो इसका फलक है, जिसको हम लोग पंखुड़ी ऊपर में बोलेंगे, उसको दल भी बोलते हैं। ठीक है, तो पंखुड़ी बोल सकते हैं आप, उसको दल भी बोल सकते हैं। अब आते हैं इसमें, ये वाला, ये जो पार्ट निकला हुआ है इस फूल का, इसको हम लोग बोलेंगे पुंकेसर दंड या तंतु भी बोलते हैं। ठीक है, दो चीज़ बोलते हैं, पुंकेसर दंड या फिर तंतु भी इसको बोलते हैं। और ऊपर में जो ए रहेगा, ये है परागकोश, ये आपका मेल हो गया। ठीक है, पुष्प का मेल भाग हो गया। अब बाकी जो रहेगा वो ये सारा जो पार्ट बताया गया है, ये क्या है, स्त्री भाग हो गया, फीमेल भाग हो गया। तो पुंकेसर में सिर्फ दो चीज़ें ही आपको याद रखना है, एक परागकोश, एक पुंकेसर दंड या तंतु। ठीक है, बस यही दो पार्ट होता है, बाकी सारा फीमेल होता है। तो दो आपको याद कर लेना है, बाकी सब जो भी पूछे चुपचाप फीमेल वाला में कंसीडर कर देना है। तो आप समझ गए होंगे कि बाह्य दल क्या है, दल क्या है, पुंकेसर दंड क्या है और परागकोश क्या है। अब आते हैं इसके फीमेल वाले पार्ट में। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये क्या है, अंडाशय है। ये जो बड़ा सा पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंडाशय बोलेंगे। और अंडाशय के अंदर में आपका छोटा छोटा एक कटा हुआ पार्ट रहेगा,
गोल संरचना जो दिख रही है इसको हम लोग बोलेंगे बीजांड। ठीक है, यहीं से बीज पनपेगा तो ये इसको बोलेंगे बीजांड। ये तो आपका तंतु ही हो गया और ये परागकोश हो गया जो मेल वाला पार्ट था। और फिर ये आगे में जो बना हुआ है ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट इसको हम लोग बोलेंगे वर्तिका, इसको वर्तिका। और ऊपर में जो इसका पार्ट रहेगा इसको बोलेंगे हम लोग वर्तिकाग्र। ठीक है, तो इसमें आपको 3-4 चीज़ें ध्यान रखना है। पहला कि 2 को तो ध्यान रखना है, पुंकेसर और परागकोश और पुंकेसर दंड, यही सिर्फ मेल पार्ट है। बाकी पूछेगा तो आप चुपचाप फीमेल पार्ट लगा दीजिएगा। अंडाशय सबसे जहाँ बैठेगा उसको पुष्पासन बोल देंगे, और ऊपर वाला पार्ट जो अंडा की तरह रहेगा अंडाशय, बीच में जो बीज रहेगा उसको हम लोग बीजांड बोल देंगे, और उसके ऊपर वाला पार्ट रहेगा वर्तिका, और उसके जस्ट ऊपर जाएगा तो वर्तिकाग्र। आग्र मतलब क्या, अगला भाग, तो वर्तिका के आग्र वर्तिकाग्र। ठीक है, और स्त्री केसर जो रहेगा वो केंद्र में स्थित भाग रहता है, सेंटर में, पुष्प के बीचों बीच स्थित रहेगा। जब अड़हुल का आप फूल लीजिएगा देखिएगा बीचों बीच उसमें एक रहता है, उसको बोलेंगे हम लोग स्त्री केसर। तो हम लोग आज चैप्टर 4 को समाप्त कर लिए, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक में चैप्टर 5 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।